नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 की है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ये चैप्टर हमारा है। इसकी प्रश्नावली 3.4 है और ये पार्ट 2 वीडियो है इसका। देखिए, इसमें हम पिछले कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और वो क्वेश्चंस थे जिसमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, इसके पहले क्वेश्चन था वो हमने निकाल लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड पार्ट है। दो अंकों की संख्या, इसमें देखिए बताया गया है आपको कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। देखिए, यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा कि एक संख्या है जो 2 अंकों की है, तो उसमें क्या होगा, एक इकाई होगी। आप समझिए, एक इकाई होगी, एक दहाई होगी। अब इसको समझिए, एक दहाई होगी, एक इकाई होगी और एक दहाई होगी। अब अगर हम इकाई को x मान लें और दहाई को y मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इससे एक संख्या बनेगी। आप समझिए, एक संख्या बनेगी और वो संख्या क्या होगी, दहाई का मतलब होता है 10 गुणे y और प्लस इकाई में x होता है, यानी 10 जो बनेगा 10y प्लस x हमारी एक संख्या बन जाएगी। तो ये हमारी हो गई संख्या और ये दोनों हो गए इकाई और दहाई हो गए। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम संख्या को बनाएंगे, क्योंकि वो 10वें स्थान पर, यानी तो वो 10 से गुणा किया गया वो इकाई पर। अब उसने आगे की चीज़ जो कही है कि वो 9 गुना हो जाएगी अगर वो संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। यानी पलटने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो हमने संख्या मानी है वो 9 गुना हो सकती है, यानी 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगी। तो जो पलटने से बनेगी वो 2 गुनी कर दो उसको, और जो पहले से हमारे पास है ये 9 गुनी कर दो। इनके कहने का मतलब इतना हो गया। आप समझिए, पहली समीकरण यहाँ पर हमको बनानी है तो उसको समझना है कि यहाँ पहले तो अंकों का योग सीधा सा है, ये तो हमारी बनी जाएगी, बराबर 9 हो जाएगा। एक समीकरण तो ये हमारी बनी गई, अंकों का योग उसने कह दिया है तो ये 9 है, तो इससे तो हमें संख्या प्राप्त ही हो गई। दूसरी इन्होंने कहा कि वो 9 गुनी हो जाएगी, तो अभी हमने जो संख्या बनाई थी वो क्या बनाई थी, 10y प्लस x बनाई थी। अब उसने कहा कि इकाई को दहाई कर दो और दहाई को इकाई कर दो, तो हमें यहाँ क्या करना है, यानी 10x कर दो और y कर दो। यही तो उसने कहा कि अंकों को पलट देना है यहाँ पर। अब कहा कि पलट देंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा और यहाँ 9 गुना हो जाएगा। अब समझिए इस चीज़ को, 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों को आसानी से हम सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये 90y और प्लस 9x हो जाएगा और यहाँ 20x और प्लस 2y हो जाएगा। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब आप इनको सॉल्व करोगे और जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 घटेगा, यहाँ से 90 में से जाएगा घटने के बाद, तो यहाँ क्या बचेगा, 88 बचेगा, 88y बचेगा। ये उधर जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का 11x बचेगा, बराबर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। कुछ इस तरीके का ही तो होगा। अब देखिए, ये समीकरण जो हमारे पास सॉल्व होके बची, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ आपके पास बच जाता है जो चीज़ है कि माइनस का 11x और प्लस का 88y बचा है इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस से हटा देते हैं तो क्या बचेगा, हमारे पास 11 माइनस 88
y इक्वल टू 0, यानी 11 से अगर हम भाग देंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारी 2 बन गई। पहली हमारी समीकरण क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू, जो हमारे पास थी, जो दोनों को हमने जोड़ने पर हमें क्या मिला था, देखो 9 मिल रहा था। तो ये हमारे पास पहली समीकरण थी। तो ये इस तरीके से 2 समीकरण आपको मिल जाती हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या मिला था, पहली समीकरण मिली थी। हमारे पास जो समीकरण मिल रही थी वो समीकरण थी x प्लस 9 x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी मिली है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब चाहे इसको विलोपन विधि से, आपको बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ विलोपन विधि से इसको लगाना है। तो यहाँ क्या करिए आप, अब आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 9y इक्वल टू 9, ये चीज़ बनेगी। तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, 9/9 इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको मिल गया। यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब देखिए इसी का पार्ट अगला हम करते हैं, किसी भी में रख दीजिए। तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 8। ये चीज़ आपको मिल गई। अब देखिए जो आपके पास संख्या आपने मानी थी वो मानी थी 10, यानी 10y प्लस x माना था आपने। जो चीज़ मानी थी वो ये थी। अब जब ये चीज़ मानी थी तो आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप रखोगे, यानी 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या थी, ये हमारी क्या थी, ये संख्या हमने मानी थी शुरुआत में, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए इस जगह पर जो चीज़ आपको मिल रही है, तो यहाँ 10 और आपने y बराबर क्या निकाला है, 1 निकाला है, और प्लस x बराबर 8 निकाला है, रख दीजिए। तो यहाँ 10 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ये चीज़ हो जाएगी, यानी जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या निकलेगा, वो 18 हो जाएगा। यानी वो अभीष्ट संख्या जो हमारी होगी वो 18 हो जाएगी। इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। देखिए मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपए उसको निकालने थे, 2000 रुपये उसको निकालने थे। और वो गई कहाँ, वो गई बैंक। जब वो बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कैशियर से उसने कहा कि मुझे 50 रुपये की और 100 रुपये के नोट चाहिए, तब हमें 2000 रुपये दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। खजांची ने उसे कितने दिए, 25 नोट दिए। कितने, यानी 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, दोनों को मिला के उसने कितने नोट दिए, कुल 25 नोट दिए हैं। समझिए ये नोटों की संख्या है, इतने नोट दिए, ये रुपये हैं। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये के नोट, यानी 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो वही चीज़ जैसे आप लिखिए, शुरू करिए यहीं पर। देखिए कि 50 रुपये के जो नोट हैं उनको हमने माना x, और जो 100 रुपये के नोट हैं उनको हमने माना y। ठीक, अब कुल नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या जो हमने मानी है वो x है, ये x माना, ये y माना। अब कुल नोटों की संख्या हमें 25 दी गई है। तो यानी पहली समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 25, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x हो गया, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y हो गया।
और x प्लस वाई दोनों जोड़ देंगे तो कितने उसने कैशियर ने दिया था, 25 दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ लीजिए, 25 दिए गए थे। अब जब 25 दिए गए तो ये प्राप्त हो गया। अब कुल रुपये के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर हम इसी जगह पर क्या करें, एक समीकरण हमारी बन गई। अब देखिए इसकी अगली समीकरण हम यही बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए उसने कहा 2000 रुपये कुल मिले थे, तो x को अगर हम 50 से गुणा कर दें, 50 से जो है गुणा कर दें तो ये कुल आ जाएंगे। 50 रुपये से कितने बने रुपये होंगे। ऐसे ही 100 को गुणा कर दें y से, तो ये जो टोटल रुपये आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे। यानी क्या हो गया कि हमारी बन गई समीकरण कि 50 प्लस 100y बराबर 2000। तो यानी यहाँ से हम बनाना चाहें अगर समीकरण तो सीधे देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, x जो हमारे पास समीकरण बनेगी वो x दो हमने भाग दे दिया 50 से, 2y, और जैसे ही हम इसको भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 40 बचेगा। ये समीकरण हमारी बन गई। अब ये सवाल आपके समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब सवाल को सॉल्व करना तो आप जानते हो, आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारी एक समीकरण बनी थी, x प्लस बनी हमारे पास y इक्वल टू 25। दूसरी बनी x प्लस 2y बराबर 40। अब इसमें क्या करना है, हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे अब आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ बचा माइनस का एक बचा, और यहाँ बचा माइनस का 15। तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, अब मिल गया 15। यानी y यानी 100 रुपये की नोटें कितनी होंगी, 15 होंगी। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये तो मेरे पास समीकरण है। इसमें y की जगह पर हम रख देते हैं कितना, 15। तो हमको क्या मिल जाएगा आप समझिए, 25 यानी x बराबर आपको जब उधर ले जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 10। यानी 50 रुपये की नोटें कितनी हो गई, 50 रुपये वाली नोटें कितनी हो गई आप समझिए, 50 रुपये की नोटें ये हो गई 50 रुपये वाली नोट, ठीक, और ये हो गई 100 रुपये वाली नोट। इतनी इतनी नोटें उसने दी हैं। 100 रुपये की नोटें उसने आपको 15 दी हैं, यानी 1500 रुपये वो दिए, और 50 रुपये की 10 नोटें दे दी, यानी 500 रुपये वो दे दिए। तो इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए चलते हैं, इसका जो सवाल है वो सवाल है आपके पास 5वां सवाल, इसका 5वां पार्ट है। तो उस 5वें पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, पढ़िए। देखिए इस 5वें पार्ट में है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कोई पुस्तकालय है, आप समझिए, एक कोई पुस्तकालय है जो क्या करता है कि आप वहाँ जाएंगे पुस्तकालय, जैसे मान लीजिए गए आप पुस्तकालय, तो क्या किया गया, उस पुस्तकालय ने आपको प्रथम 3 दिनों तक एक फिक्स किराए में दिया कि इतना ही लगेगा, आप 3 दिन में कभी भी लौटा जाइए वापस। 3 दिन में अगर लौटा जाते हैं तो आपको इतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आप जाते हो उस पुस्तकालय को पुस्तक वापस करने के लिए, तो आपको इतना तो देना होगा, अलग से भी किराया लगेगा। अब देखिए इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा, यानी 3 दिन का तो ये लगेगा ही जितना लगना था, अब प्लस जितने दिन आप अलग से जाओगे वो अलग देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए एक तो पॉइंट हमारे पास ये हो गया, प्रथम 3 दिनों वाला किराया। फिर दूसरी कंडीशन हो गई हमारे पास, उसके अतिरिक्त दिनों का अलग किराए की बात हो गई। फिर देखिए सरिता, अब बात करते हैं सरिता की। तो सरिता ने क्या किया यहाँ पर,
आप समझिए सरिता ने जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों की, कितने दिन के लिए रखी उसने? 7 दिन तक उसने पुस्तक रखी और उसके लिए रुपये कितने अदा किए उसने? 27 रुपये अदा किए। यानी सरिता ने क्या किया, 27 दिन जो है 27 रुपये अदा किए हैं। आप समझिए 27 रुपये अदा किए हैं और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। आप सवाल को समझ लेंगे तो आपको समीकरण बनाने में बहुत आसानी होगी। 7 दिन में उसने अदा किए तो आप समझिए इस 7 दिनों में 2 पार्ट कर दीजिए आप, यानी 3 दिन का तो फिक्स हो गया, अतिरिक्त 4 दिन हो गए। यही तो मतलब हुआ। यानी 3 दिन अलग हो गए जो नियत थे, ये नियत वाली जो बात हो रही थी, और उसके बाद के ये हो गए। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। अब क्या किया, सूसी जो थी उसने जो है कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए आई। तो 5 दिन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझिए 3 दिन तो फिक्स हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा देने पड़े। यानी इन 3 दिनों का तो किराया दोनों लोग बराबर देंगे और अगले 2 दिन का ही अलग देंगे। तो इसने क्या दिया, 21 रुपये दिए और उसने क्या दिया, 27 रुपये दिए। अब बताना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी इन 2 दिनों में जो प्रतिदिन दिया जा रहा है और ये जो नियत किराया है ये निकालना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। अब सवाल आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है इसको। तो यहाँ पर अब लगाते हैं इस सवाल को। तो हमने प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, अगर हम मान लें कि नियत किराया कितना बना, अब लिखते चले। नियत किराया जो बनेगा वो हमने माना कि वो x रुपये है, ठीक। इसी तरीके से प्रतिदिन का, जो प्रतिदिन का आप किराया दे रहे हो, दोनों लोगों ने दिया है, प्रतिदिन किराया जो पड़ रहा है आपका, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं y। ये चीज़ हो जाएगी। अब समझिए जो पहली शर्त थी वो 7 दिनों की थी, पहली शर्त जो थी वो 7 दिनों की थी। तो ये जो है ये प्रथम 3 दिनों का है पूरा का पूरा किराया। तो हमने अभी तोड़ा था, आपको दिखाया था कि 7 को जो है 2 पार्ट में तोड़ी है। तो एक तो 4 हो गया और एक 3 हो गया। तो इस 3 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो सीधा, लेकिन इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 4y लिख सकते हो। यही तो मतलब हुआ इसका। ऐसे ही जब 5 का आप तोड़ोगे तो उसको भी तो 2 भागों में तोड़ोगे, यानी वो 3 तो फिक्स हो गया, यानी इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसकी जगह पर 2 होगा तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे, 2y लिखोगे। यही तो मतलब बनेगा और कुल रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप लिखिए, देखिए हमने पहली जो समीकरण शर्त लिखी उस शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 हो गया, ये समीकरण बन गई। ऐसे ही अगली क्या बनेगी, x प्लस 2y इक्वल टू क्या बनेगी, 21 बनेगी। यानी ये बन गई 21 के हिसाब से, ये वाली समीकरण बन गई, और ये वाली समीकरण जो बनी वो ये वाली बन गई। अब आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ 4 क्यों लिखा गया, 2 क्यों लिखा गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब तो आपको पता है कि क्या करना है, अब आप आसानी से समीकरण को हल करना बचा सिर्फ। तो यहाँ हल करने के लिए तो आसान सा जानते हैं, आप सीख गए हैं एक एक चीज़। x प्लस 4y इक्वल टू 27 यहाँ आया, फिर क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा 2y। यहाँ 27 में से 21 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, तो y इक्वल टू 6/2 यानी 3।
यानी y बराबर 3 आ गया। जब y बराबर 3 आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27 हल कर लेना है। तो यहाँ x बराबर 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12। तो यहाँ जब सॉल्व होके मिलेगा आपको तो कितना मिलेगा, अब घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 15, यानी x बराबर आपको क्या मिला 15। तो आपने जो नियत किराया माना था वो x था, तो यानी नियत किराया कितना हो गया 15 रुपये हो गया। और जो प्रतिदिन किराया आपको देना पड़ रहा है वो 3 रुपये, यानी अगर आप 3 दिन में वापस कर देते हैं तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए 4 दिन में वापस करेंगे तो 3 जोड़ दीजिए, यानी आपको 18 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने 5 दिन के दिए तो कितने देने पड़ रहे हैं 21। अगर आप 6 दिन में जाएंगे तो आपको 24, 7 दिन में जाएंगे तो 27, 8 दिन में जाएंगे तो उसी में और 3 जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप किराया देते हुए चले जाएंगे। ये जो चीज़ें थी आपकी समझ में आ गई होंगी कि हमको यहाँ पर क्या करना है। तो ये तो एक्सरसाइज थी 3.4। अब इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज जो आएगी अगली वाली, वो आधारित होगी जो है वज्र गुणन विधि पर। यानी हमने 2 विधियां पढ़ ली, आप समझिए जो हमने विधि पढ़ी हैं वो कौन कौन सी पढ़ी आप समझिए। अभी तक हमने 2 विधियां पढ़ी हैं। एक पढ़ी है प्रतिस्थापन, आप समझिए, एक हमने पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, ठीक, एक ये पढ़ ली। एक पढ़ ली है विलोपन, जो अभी पढ़ रहे थे, एक विलोपन पढ़ ली। अब तीसरी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वज्र गुणन, जो सामने आपको लिखी हुई दिख रही है, वज्र गुणन विधि। ये हमको तीसरी पढ़नी है। समीकरण उसी तरह होंगे। अगर हमें थ्योरेटिकल को दिया होगा तो हम समीकरण x और y में बनाएंगे, या x y में समीकरण दिए होंगे, बस केवल मेथड बदल जाएगा। अब यहाँ हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे, यानी पहले हम एक दूसरे में रख रहे थे वैल्यू, फिर एक दूसरे को घटाया जोड़ रहे थे, फिर अब यहाँ पर वज्र गुणनखंड इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए यहाँ जैसे कोई समीकरण आपको दी गई है इस तरीके से, तो आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए, 0 के इधर ले आइए, दोनों समीकरण देखिए लिख ली गई। फिर इसके बाद हम इसमें आसानी से चाहे तो विलोपन विधि लगा देते थे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा देते थे, ये काम हम करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो आपके सामने सूत्र है, देखिए कुछ इस तरीके से हम इस फार्मूले को लिखने की कोशिश करेंगे। और ये जो फार्मूला बना है, जो ये फार्मूला बना है आपका, वो फार्मूला है कि हम यहाँ पर x, y और 1 के रूप में लेते हैं, यानी एक x लेंगे, एक y लेंगे और एक 1 लेंगे। फिर उसी में जो समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी इसी समीकरण को हम क्या कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं आसानी से। और जैसे हम आसानी से इनको लिखते हैं तो हमें सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखते हैं और पहले भी इसके सीख चुके हैं कि जब इनके अनुपात बराबर होते हैं तो क्या होता है और नहीं बराबर होते हैं तो क्या होता है। वो सारी चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं कि कब अनेक हल मिलेंगे, कब एक हल मिलेगा। तो देखिए यहीं आपको फिर से हम रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको x लेना हो, जब आप x के मान लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस जगह पर x का जब मान नीचे लिख रहे हैं, देखिए नीचे, तो क्या लिखेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को आप छोड़ देंगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, यानी सिर्फ b का बचेगा। यानी x का जब लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन
आप छोड़ देंगे, सिर्फ इससे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्रॉस करिए, B1 C1 ऐसे करिए, B1 C2 V1 C2 माइनस, देखिए माइनस B2 C1 लिख दिया। अब इसी तरीके से आप समझिए, अगर हमको लिखना हो y का तो हम y को छोड़ देंगे और y ऊपर लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, इधर से उल्टा शुरू करेंगे, C1 से A2 और फिर C2 से A1, ये चीज़ हो जाएगी, आसानी से लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद क्या करना है, आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप C1 के लिए लिखेंगे, नहीं यहाँ तो नंबर्स हैं सिर्फ, तो यहाँ नंबर्स की वजह से आप इस वाले पूरे पोर्शन को छोड़ देंगे। अब बचता है ये, तो फिर से वही A1 B2 C1 A2 और B1, ये आप नीचे लिख देंगे। देखिए वही चीज़ यहाँ क्रॉस भी एक साथ दिया गया है। आप थोड़ा सा इस पर सोचेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आपको ये याद हो जाए, और जिससे हम कल जब इस पे और चीज़ें डिस्कस करें, आज हम थोड़ा सा आपको केवल दिखा रहे हैं। जैसे अगर आपके पास समय मिले तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, जब कल हम इस पर डिस्कशन ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो जाएगा तुरंत, यानी आपको अलग से समय देना नहीं पड़ेगा, आपको मेरे साथ ही साथ याद हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, यानी इस मेथड से हम निकाल लेते हैं। इनके आगे ये A1 और A2 और B1 B2 जो कुछ है वो सब नंबर से ही तो है, जैसे लिखेंगे तो सब यहाँ नंबर्स आ जाएंगे और वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। और जैसे बात हुई एक और हमने जिक्र किया था, कब संगत होते हैं कब असंगत होते हैं, उन सब चीज़ों की हमने बात की थी। तो उन पर थोड़ा सा अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो मैं आपको यहीं बताता हूँ। देखिए इसी जगह पर कि जब आप लिखते थे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो इसका एक हल मिल जाता था। और अगर सभी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, तो यहाँ पर क्या होता था, ये संपाती हो जाता था, याद होगा आपको। तो यहाँ अनेक हल मिल जाते थे, यहाँ आपको एक हल मिलता है, एक हल मिलता है। और जैसे ही आप इस कंडीशन में आते हैं तो आपको क्या मिलता है, अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। और जैसे ही आप A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 यहाँ नॉट इक्वल टू लिखते हैं, तो क्या होता है कि कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यानी ये कंसीडर क्या हो गई, ये समांतर की हो गई, ये एक प्रच्छेद की हो गई, एक इसमें प्रच्छेद हो गई, एक इसमें संपाती हो गई। और क्या हो गया, एक अब आपको कंडीशंस याद आ गई होंगी, एक हो गई प्रतिच्छेद, जो पहले हमने लिखी थी वो प्रच्छेद हो गई, फिर वो एक संपाती हो गई, फिर एक समांतर हो गई। यानी क्या हुआ, इस पे एक, इस पे आपको प्रच्छेद पे क्या मिली, एक मिली, इस पे अनेक, इस पे अनेक हल, और इस पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं और वज्र गुणनखंड के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि कब और क्या होंगी चीज़ें और कैसी होंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इंगित कर सकती हैं। जैसे हम कोई चीज़ अगर निकाल लेते हैं तो उसको आसान सा रहता है, A1 बट B2 और माइनस B1 B2, जैसे एक गुणनखंड जो आपने निकाला है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है। अगर आखिरी वाले की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो लास्ट वन है, अगर हम कह दें कि A1 B2, ठीक, A1 B2 जो हमारे पास आएगा माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ याद करिए, जबकि ये ना हो। अगर ये चीज़ इसके नीचे 0 मिल जाएगी
तो आप समझिए ये अपरिभाषित हो जाएगा, फिर किसी का मान नहीं मिलेगा, फिर किसी का मान सब अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी यहाँ जीरो होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ चीज़ें, बाकी चीज़ें जीरो नहीं हो सकती, यानी ये टर्म केवल जीरो नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण हम यहाँ पर वज्रगुणन विधि कहते हैं, ये उपयुक्त चरण हमारे होते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी हमने थ्योरी बताने की यहाँ पर कोशिश आपको की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बस केवल एक ही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, जिससे सभी को फ़ायदा मिल जाए। आप तो देख ही रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आप दूसरों तक शेयर करिए तो उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। तो ये है, आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, चर्चा करिए कि ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, यहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है बताइए, और उनको बताइए जिससे वो भी अपने घर बैठे इन सब चीज़ों को पढ़ सकें। शेयर करिए, लाइक करिए, जितने आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए, और वो आसानी इस गणित को पढ़ सकें। पूरी गणित मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, आपको कहीं और पढ़ने और कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर सारी प्रैक्टिस होगी। आज में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।